बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में दिव्या अपने मामा मामी के साथ रहा करती थी, क्योंकि कुछ समय पहले ही दिव्या के माता पिता की एक ट्रेन हादसे में मृत्यु हो जाती है। इसलिए दिव्या के मामा दिव्या की परवरिश के लिए उसे अपने साथ अपने घर लेकर आ जाते हैं, ताकि उसकी अच्छी तरह देखभाल हो सके। दिव्या के मामा तो बहुत अच्छे थे, वह उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह। लेकिन मामी सुरेखा वह दिव्या को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वह नहीं चाहती थी कि दिव्या उनके साथ उनके घर में रहे, लेकिन अपने पति के सामने सुरेखा की एक नहीं चलती थी और वह बस एक मौके का इंतजार देख रही थी। और कुछ दिन बाद सुरेखा को यह मौका मिल भी जाता है, क्योंकि एक दिन दिव्या के मामा को काम के सिलसिले से शहर जाना पड़ जाता है। तभी सुरेखा इस मौके का पूरा फायदा उठाती है। दिव्या स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी सुरेखा दिव्या के पास जाती है और उसको जोर से थप्पड़ मारकर बाल खींचते हुए कहती है, मनहूस, इस पल का मुझे कब से बेसब्री से इंतजार था कि तेरे मामा कब शहर जाए और कब मैं तुझसे गिन गिन कर बदले लूं। यह जो तूने स्कूल जाने के लिए ड्रेस पहनी है ना, इसे उतार कर घर के कामों में लग जा, वरना मार मार कर तेरी सारी हड्डियां तोड़ दूंगी। मामी जी, आपको तो पता है एग्जाम चल रहे हैं। अगर मैं स्कूल नहीं जाऊंगी तो एग्जाम कैसे दोगी, और अगर एग्जाम नहीं दिए तो मेरी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी। और ये आपको अचानक क्या हो गया? मामा जी के सामने तो आप बहुत प्यार करती थी, उनके शहर जाते ही आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हैं? मामी जी, मेरा स्कूल जाना बंद मत कीजिए, मैं पढ़ना चाहती हूँ। अब मैं तुझ जैसी मनहूस लड़की को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरा बर्दाश्त का बंध टूट चुका है। पहले अपने माता पिता को खा गई और अब इस घर में आकर अपनी मनहूसत फैला रही है। हम दोनों पति पत्नी में लड़ाई करवाती है। मनहूस, हम तेरा पालन पोषण करें या फिर अपने बच्चों का? मेरी भी बेटी है, मैं तुझे उसका हक नहीं मानने दूंगी। इसलिए आज से तेरा स्कूल जाना बंद। अब तू मेरे लिए सिर्फ एक नौकर की हैसियत से है। अगर तू घर के सारे काम करेगी, जिस हालत में मैं तुझे रखूंगी उस हालत में रहेगी, तो तू इस घर में रहेगी, वरना मैं तुझे इस घर से धक्के मार के निकाल दूंगी। अब तेरे मामा भी नहीं है यहाँ तेरी साइड लेने के लिए, और जब वो यहाँ आएंगे तो तेरे बारे में पूछेंगे तो मैं कोई भी मन गढ़ंत कहानी सुना दूंगी, तेरे खिलाफ भड़का दूंगी, समझ रही है? और वैसे भी तो मुझे ऐसी वैसी औरत मत समझना, मैं बहुत खतरनाक औरत हूँ, समझ रही है? बेचारी दिव्या चुपचाप अपनी मामी की बात मान लेती है, क्योंकि दिव्या अच्छी तरह से जानती थी कि उसकी मामी कितनी ज्यादा खतरनाक है। वह जो कहती है वैसा ही करती है। अगर उसने अपनी मामी की बात नहीं मानी तो वह कहाँ जाएगी? उसके पास तो सर छुपाने के लिए छत भी नहीं है। बेचारी दिव्या मायूस होकर अपनी स्कूल की ड्रेस उतार देती है और घर के काम काज में लग जाती है। दिव्या पूरे दिन घर के काम करती और उसके बाद सुरेखा के पैरों की मालिश करती। और सुरेखा की बेटी नैना, वह भी बिल्कुल अपनी माँ की तरह थी। वह भी दिव्या को बहुत ज्यादा परेशान करती थी। अपना स्कूल का सारा होमवर्क दिव्या से कराती थी और उससे खाने के लिए कभी कुछ मंगाती तो कभी कुछ मंगाती। जितना हो सकता था दोनों माँ बेटी मिलकर दिव्या को परेशान कर रही थी। और खाने के लिए भी 3-4 दिन में सिर्फ एक ही बार उसे देती, और पहनने के लिए भी फटे पुराने कपड़े देती। ऐसे ही एक दिन नैना और सुरेखा दोनों किसी की पार्टी में जा रही थी। नैना अपने रूम में तैयार हो रही थी, तभी दिव्या नैना से कहती है, नैना, मैंने तुम्हारी अलमारी आज देखी है। तुम्हारे पास कितना ज्यादा सामान है, कितनी ज्यादा नेल पॉलिश, लिपस्टिक और कितनी ज्यादा सुंदर सुंदर ड्रेस। यह सब तो मैंने बस सपने में ही देखा है, आज हकीकत में देखकर कैसा लग रहा है? नैना, अगर तुम्हारी कोई चीज रिटायर हो गई हो तो प्लीज मुझे दे दो, मैं भी यूज कर लूंगी, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी महंगी महंगी चीजें मैंने आज से पहले कभी यूज नहीं की। तूने अपनी औकात देखी है? तो इस घर की नौकरानी है और मैं इस घर की मालकिन, और तू अपने मन से इतनी ज्यादा महंगी महंगी और ब्रांडेड चीजों का ख्याल निकाल दे, क्योंकि मैं तुझे अपना एक फटा हुआ रुमाल ना दूं। यह सब चीजें देनी तो बहुत दूर की बात है। और हाँ, एक बात कान खोल के सुन, मैं पार्टी में जा रही हूँ। मेरे जाने के बाद मेरी किसी भी चीज को हाथ मत लगा लेना। अगर मुझे कोई भी चीज इधर से उधर नजर आई तो मैं तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगी। इस तरह से नैना दिव्या को जोर जोर से डांट रही थी। यह आवाज सुनकर सुरेखा रूम में आती है और अपनी बेटी से कहती है, क्या हुआ मेरी प्यारी बच्ची, तो इतना क्यों भड़क रही है? मैंने तुझसे कितनी बार कहा है तो ज्यादा टेंशन मत लिया कर। अगर ऐसी वैसी कोई बात है तो मुझसे कह दिया कर। और ये नौकरानी मनहूस तुझसे क्या कह रही है? जरा तो मुझे तो बता, मैं इस नौकरानी की अभी खबर लेती हूँ, अगर इसने तुझे जरा भी परेशान किया हो तो।
अपनी माँ के बार बार पूछने के बाद नैना उन्हें सब बता देती है कि किस तरह वह उसकी चीजों पर नजर रखती है। तभी सुरेखा दिव्या को एक जोर से थप्पड़ लगाती है और उससे कहती है, मनहूस, हमेशा बस सजने संवरने का ही तुझे शौक है, काम करने का तो है नहीं। हमेशा तुझसे बस काम कह कह कर करवाना पड़ता है। घर कितना गंदा पड़ा है और कितने सारे गंदे कपड़े पड़े हैं और अभी इस्त्री भी होनी है। बस 24 घंटे आराम आराम आराम। काम तो इस महारानी से कह ही मत दो। इतना सारा काम जो पड़ा है वह कौन करेगा? तेरी मरी हुई माँ। जब तक हम दोनों पार्टी में से वापस आते हैं तब तक घर के सारे काम हो जाने चाहिए। और आज के बाद मेरी बेटी की किसी भी चीज पर नजर मत रख लेना, वरना तेरी आंखें निकाल लूंगी। मम्मी, आपको पता है एक बार मैंने इस नौकरानी को बादाम खाते हुए देखा था। अब हम पार्टी में जा रहे हैं, हमारे पीछे तो न जाने ये नौकरानी क्या क्या चीज खाएगी। फ्रीज में मिठाइयाँ पड़ी हैं और किचन में सभी ड्राई फ्रूट रखे हैं। ये मनहूस उन्हें निकाल कर खा लेगी और इसके तो मजे ही मजे आ जाएंगे। मैं कहती हूँ कि आप फ्रीज में ताला लगा दीजिए। और हाँ मम्मी, आपने सभी गहने और पैसे लॉकर में रख दिए हैं ना? क्या पता ये गहने और पैसे चुरा कर भाग जाए। ऐसी 2 टके नौकरानी और गरीब लोगों का कुछ पता नहीं होता, ये कब क्या कर बैठे। अरे वाह मेरी प्यारी बच्ची, तू तो कितनी ज्यादा समझदार हो गई। बिल्कुल अपनी माँ पर गई है, माँ पर। तो सही कह रही है। मैं अभी किचन के अंदर और फ्रिज के अंदर ताला लगा देती हूँ और तू गहने और पैसों की फिक्र मत कर, वह सब बैंक में है। जब ऐसी गरीब और मनहूस नौकर घर में हो तो उनसे ये सब चीज छुपा कर ही रखनी चाहिए। और तू सुन मनहूस, मैं तेरी खाने की प्लेट बाहर रख दूंगी जो तुझे रोज मिलता है और हमारे आने से पहले पहले सभी काम हो जाने चाहिए। महारानी बनकर आराम मत करने लग जाना। हाँ, ऐसा कहकर सुरेखा फ्रिज और किचन के अंदर ताला लगा देती है। दोनों माँ बेटी सज धज कर पार्टी में चली जाती हैं और दिव्या बेचारी घर में अकेली घर की देखभाल करने के लिए रह जाती है। वह पहले पूरे घर की अच्छी तरह सफाई करती है, उसके बाद कपड़े धोती है, इस्त्री करती है। सुरेखा और नैना के रूम की अच्छी तरह सफाई भी करती है, उनके कपड़े अलमारी में लगाती है और सारा काम करने के बाद वह अपने हिस्से का खाना किचन के बाहर से लेने जाती है। और खाना देकर दिव्या के आंसू रुकते नहीं हैं। वह बहुत रोती है क्योंकि रोज तो उसे 2 रोटी सब्जी के साथ मिल जाया करती थी, लेकिन आज सुरेखा जानबूझकर 4-5 दिन की बासी 2 रोटी चटनी के साथ रख कर गई थी। यह देखकर दिव्या को बहुत दुख होता है और वह अपने माता पिता को याद कर कर बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोती है। माँ पिताजी, आज मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही है। आप दोनों मुझे इतनी जल्दी अकेला छोड़कर क्यों चले गए? इस दुनिया में अनाथ बच्चों का कोई नहीं होता, अपने ही उन्हें बोझ समझने लगते हैं। आपको तो स्वर्ग से सब दिखाई दे रहा होगा कि मेरे पर कितना अत्याचार हो रहा है। देखिए कैसे मुझे सूखी रोटी चटनी के साथ मिली है। यह सब कुछ जानबूझकर क्या है ताकि मैं भूखी रह जाऊं और वह पार्टी में एंजॉय कर रही होंगी। माँ पिताजी, आपको पता था ना कि मुझे पढ़ने का कितना शौक था। पढ़ लिख कर मैं कुछ बनना चाहती थी, लेकिन आपकी मृत्यु के बाद मेरा ये सपना अधूरा ही रह गया। मुझसे मेरी पढ़ाई छिड़ गई। मम्मी की यह सारी बात कड़वे कड़वे घूंट मजबूरी में पीती हूँ ताकि वह मुझे घर से बाहर न निकाले। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, बहुत। इस तरह से दिव्या बहुत ज्यादा फूट फूट कर रो रही थी और अपने माता पिता को याद कर रही थी। तभी दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत आती है और वह दरवाजे को खटखटाती है। दिव्या तुरंत दरवाजे पर जाती है तो वह बूढ़ी औरत दिव्या से कहती है, बेटा, क्या तुम्हारे घर में कुछ खाने के लिए है? क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकती हो? मुझे बहुत तेज भूख लगी है, बहुत समय से कुछ नहीं खाया। अम्मा जी, मेरी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ है कि मैं अपने हाथ से किसी को कुछ दे सकूं। मैं तो खुद दूसरों की ठोकरों में रोटी खा रही हूँ। आपको पता है मेरी मम्मी मुझे ये 2 सूखी रोटी देकर गई हैं। 2 दिन बाद मुझे ये फिर मिल जाएंगी। अगर आप खा सकती हैं तो खा लीजिए, मैं आज भूखी रह जाऊंगी। बेटा, तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। ऐसे लोग दुनिया में कम ही होते हैं जो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं। बेटा, मैं कब से एक ऐसी ही लड़की की तलाश कर रही थी जो दूसरों की मदद करती हो। बेटा, मैं परी लोक की सबसे ज्यादा शक्तिशाली रानी परी हूँ, लेकिन पृथ्वी की डायना चुड़ैल ने मुझे बुढ़िया बना दिया और उसने मेरी जादुई छड़ी बादलों में जादुई
3 चांद के अंदर रखी है। मेरी जादुई छड़ी लाना इतना आसान नहीं है। वहाँ जाकर पहले तुम्हारी परीक्षा होगी और अगर तुम अपनी परीक्षा में पास हो गई तभी मेरी जादुई छड़ी ला सकती हो। बेटा, क्या तुम मेरी जादुई छड़ी लेकर आओगी? अम्मा जी, मगर मैं जादुई 3 चांद तक कैसे जाऊंगी? मेरे पास तो कोई जादुई शक्ति भी नहीं है। बेटा, यहाँ से कुछ दूर चलना, तभी तुम्हें एक जंगल नजर आएगा और उसके पीछे एक पहाड़। बस वहाँ जाकर अपनी आंखें बंद कर लेना। उसके बाद तुम जादुई 3 चांद के पास पहुँच जाओगी। जैसा कि वह बूढ़ी औरत ने कहा था, दिव्या वैसा ही करती है और वह कुछ ही समय में जादुई 3 चांद के पास पहुँच जाती है। तभी पहले जादुई चांद से आवाज आती है, दिव्या, दिव्या, तुम मेरे जादुई चांद के अंदर आओ। यहाँ की दुनिया तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी। यहाँ पर बस सोना ही सोना है। इतना सोना देखकर तुम्हारी आंखें चमचमा जाएंगी। यहाँ आकर तुम ऐश करोगी, ऐश। आओ आओ, मेरे जादुई चांद के अंदर आओ। तुम्हें यहाँ कोई खतरा नहीं है। दिव्या, दिव्या, तुम मेरे जादुई चांद के अंदर आओ। यहाँ पर तुम्हें हीरे ही हीरे, पैसे ही पैसे नजर आएंगे। इतनी सारी धन दौलत देखकर तुम्हारी आंखें चमचमा जाएंगी और तुम इतनी सारी धन दौलत से ऐश ही ऐश करोगी। तुम्हें कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। आ जाओ, मेरे जादुई दूसरे चांद के अंदर आ जाओ। यहाँ तुम्हें कोई खतरा नहीं है। बस यहाँ की धन दौलत ले जाओ। दिव्या, दिव्या, तुम यहाँ रानी परी की जादुई छड़ी लेने आई हो। वह मेरे अंदर है। आ जाओ और मेरे अंदर से रानी परी की जादुई छड़ी ले जाओ जो डायना चढ़ा ले रखी है। मगर एक बात ध्यान रखना, अगर तुम पहले और दूसरे जादुई चांद के अंदर की धन दौलत लेकर आओगी तो तुम जादुई छड़ी नहीं लेकर जा सकती। बस तुम यहाँ से एक ही चीज लेकर जा सकती हो, या तो ढेर सारी धन दौलत या फिर रानी परी की जादुई छड़ी जिसके अंदर उनकी जान बसी है। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम क्या चुनती हो। मैं धन दौलत का लालच नहीं करूंगी। मुझे पता है कि लालच बुरी बला होती है। मैं जादुई तीसरे चांद के अंदर आऊंगी और रानी परी की जादुई छड़ी लेकर जाऊंगी और मुझे कुछ नहीं चाहिए। दिव्या के इतना कहते ही दोनों जादुई चांद गायब हो जाते हैं और असली जादुई चांद रह जाता है जिसके अंदर रानी परी की जादुई छड़ी थी। दिव्या उस जादुई चांद के अंदर जाती है, वहाँ से जादुई छड़ी लेती है और बूढ़ी औरत के पास आ जाती है और उन्हें लाकर दे देती है। जादुई छड़ी की मदद से वह बूढ़ी औरत अपने असली रूप में आ जाती है और वह रानी परी बन जाती है। तभी वह दिव्या से कहती है, मैंने तुम्हारा चयन कर कर बहुत अच्छा किया। मुझे उम्मीद थी कि तुम जरूर मेरा काम पूरा करोगी। 10 साल बाद मैं अपने असली रूप में आई हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर तुम धन दौलत का लालच करती जैसे कि तुम्हें पहले और दूसरे जादुई चांद ने दिया था, सोने हीरे और पैसों का, मगर तुमने लालच नहीं किया। तुम बहुत अच्छी हो। तुमने मुझे मेरी जादुई छड़ी दी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। यह लो मेरी अंगूठी, इसे पहन लो और तुम इस अंगूठी से जो मांगोगी वह तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। बेटा, ऐसे ही दूसरों की मदद करते रहना। रानी परी अपनी अंगूठी देकर परी लोक वापस चली जाती हैं। दिव्या बहुत खुश थी और वह अंगूठी पहन लेती है और उससे बहुत सारे पैसे मांगती है। उसके सामने आ जाते हैं। तभी दिव्या अपनी मामी का घर छोड़कर दूसरे गांव चली जाती है और वहां जाकर अपना घर बनाती है और उसे पढ़ने का शौक था, इसलिए वह फौरन अपना एडमिशन भी करा लेती है और वह खुशी खुशी स्कूल जाती है, अपनी मामी के अत्याचार से बहुत दूर। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन दिव्या सुरेखा और नैना को शॉपिंग मॉल में मिलती है, जिसे देखकर दोनों माँ बेटी चौंक जाती हैं। नैना बेटा देख, हमारे घर की मामूली सी नौकरानी कितने बड़े मॉल में शॉपिंग कर रही है। मैंने तो सोचा था हमारे अत्याचार के डर से किसी अनाथालय में पड़ी होगी, लेकिन ये तो महंगी महंगी चीज खरीद रही है। आखिर इसके पास ऐसा क्या आ गया? तभी दोनों माँ बेटी दिव्या के पास जाती हैं और उससे कहती हैं, अरे वाह दिव्या बेटा, तुम इतने बड़े मॉल में शॉपिंग कर रही हो। तुम्हारे घर से जाने के बाद मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। बेटा, अपने अमीर होने का राज अपनी मामी को नहीं बताओगी? हाँ हाँ मामी, क्यों नहीं, मैं आपको जरूर बताऊंगी। आपको पता है हमारे गांव के बाहर जो जंगल है उसके पीछे एक काली पहाड़ी है। बस वहां जाकर अपनी आंखें बंद कर लेना और फिर तुम तुरंत जादुई 3 चांद के पास पहुंच जाओगी। वहां जाकर तुमसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे। अगर तुम अपने सवाल में पास हो गई तो तुम्हें बहुत सारी धन दौलत मिल जाएगी।
दिव्या की बातें सुनकर दोनों माँ बेटी को धन दौलत का लालच आ जाता है और वह कुछ समय बाद जादू 3 चांद के पास पहुंच जाती हैं। जैसा कि दिव्या से सवाल पूछे गए थे वैसे ही एक एक कर दोनों माँ बेटी से भी पूछे जाते हैं, लेकिन उन्हें तो धन दौलत से मतलब था, इसलिए वह पहला और दूसरा जादू चांद चुनती है और जैसे ही उसके अंदर जाती है तो कभी लौटकर नहीं आती। दोनों चांद के साथ वह भी हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती हैं। इस तरह उन्हें उनके लालच और बुरे कर्मों की सजा मिल जाती है और दिव्या अपने अच्छे स्वभाव की वजह से एक हंसी खुशी जीवन बिताती है। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में सिमरन अपनी सौतेली माँ कामिनी और सौतेली बहन जूही के साथ रहती थी। दोनों माँ बेटी बहुत ही बुरे स्वभाव की थी। वह बेचारी सिमरन के ऊपर बहुत अत्याचार किया करती थी, उससे घर का सारा काम कराती और अगर कुछ काम गलत हो जाता तो उसकी सौतेली माँ सिमरन की बहुत पिटाई भी किया करती थी। कामिनी जूही को पूरी आजादी दिया करती थी। वह अपने दोस्तों के साथ चाहे कितनी रात तक पार्टी करे, कितने भी पैसे उड़ाए, लेकिन कामिनी कभी एक शब्द जूही को नहीं कहती थी और सिमरन ऐसे ही दुखों की भरी जिंदगी अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के साथ जी रही थी। एक दिन सिमरन अपनी सौतेली माँ से कहती है, माँ सर्दी आ चुकी है, इस स्टोर रूम में मुझे बहुत ठंड लगती है, अगर मुझे कंबल या रजाई मिल जाए तो मेरी ठंड कुछ कम हो जाएगी। पूरी रात मैं ठंड से कांपती रहती हूँ। लकड़ी जलाकर अपनी सर्दी कम कर लिया कर। मनहूस बचपन में ही अपनी माँ को खा गई और जब इससे भी पेट नहीं भरा तो अपने पिता को खा गई। तो जैसी मनहूस लड़कियों को कुछ नहीं मिलता। मैंने अपने घर में सिर्फ तुझे इसलिए बर्दाश्त करके रखा है कि मुझे और मेरी बेटी को कोई काम नहीं करना पड़ता। अगर किसी नौकरानी को रखूंगी तो 2 पैसे बाहर जाएंगे। मैंने तुझे कल गेहूं पीसने के लिए दिए थे, आटा कहाँ है? महारानी को रजाई चाहिए। माँ गेहूं नहीं पीसे, आज रात को पीस दूंगी। कल जूही दीदी ने अपने रूम को साफ कराया था, अपनी अलमारी साफ कराई थी तो सारा समय वहीं लग गया। आज सभी गेहूं पीस दूंगी, सुबह तक आपको आटा मिल जाएगा। हाँ, सुबह तक आटा मिल जाना चाहिए, वरना तुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं तेरी कितनी पिटाई करूंगी। ऐसा कहकर कामिनी वहाँ से चली जाती है और सिमरन झाड़ू पोंछा, कपड़े धोना, इस्त्री करना सब काम करके अपने स्टोर रूम में अपने हिस्से का खाना लेकर चली जाती है और गार्डन से कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करती है और उन्हें जलाकर उसी के सामने बैठकर खाना खाती है और कुछ समय बाद आग के सामने बैठकर ही सारे गेहूं चक्की पर पीसती है। गेहूं पीसते पीसते सिमरन के हाथ में छाले निकल आते हैं और सिमरन चक्की के पास बैठी बैठी ही सो जाती है। सुबह के 8 बज जाते हैं लेकिन उसकी आंखें नहीं खुलती। तभी जूही बहुत गुस्से में सिमरन के पास आती है और उससे कहती है, क्यों नौकरानी, तुझे एक बार की बात समझ में नहीं आती? माँ ने तुझे कितनी बार कहा है कि तुझे सुबह को 5 बजे उठना है, 8 बजे नहीं। मम्मी और मुझे कितनी भूख लगी है, तुझे इस बात की जरा भी चिंता नहीं है। चल जल्दी से हमारे लिए नाश्ता तैयार कर। और हाँ, ये रहा मेरा सुंदर लहंगा, इस पर इस्त्री भी कर देना और उसके बाद तुझे मेरे मैनिक्योर और पेडिक्योर भी करना है। मेरा मुंह क्या देख रही है, चल काम पर लग जा। जूही दीदी, मैंने पूरी रात गेहूं पीसे हैं जिसकी वजह से मेरे हाथों में छाले निकल आए। अगर मैं दवाई लगाकर थोड़ी देर आराम कर लूंगी तो उसके बाद मैं आपके लहंगे पर इस्त्री भी कर दूंगी और आपका मैनिक्योर और पेडिक्योर भी कर दूंगी। लेकिन दीदी, नाश्ता आप खुद बना लो। क्या कहा? नाश्ता और मैं बना लूं? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं घर की शहजादी हूँ और शहजादियाँ कभी काम नहीं किया करती। तेरे हाथ में छाले निकल रहे हैं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चुपचाप हमारा नाश्ता तैयार कर और उसके बाद जो काम दिया है उसे खत्म कर। आई बड़ी आराम करने वाली, चल यहाँ से। जूही को जरा भी सिमरन के ऊपर दया नहीं आती और वह सिमरन को काम बताकर चली जाती है और सिमरन नाश्ता बनाने के लिए चली जाती है। उसके हाथ में बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन बेचारी सिमरन करती भी तो क्या करती, उसकी सुनने वाला घर में कोई नहीं था। सिमरन पहले तो नाश्ता तैयार करती है, उसके बाद दोनों माँ बेटियों को नाश्ता देती है और नाश्ता देने के बाद जूही के लहंगे पर इस्त्री करने चली जाती है। इस्त्री करते समय सिमरन गहरी सोच में चली जाती है। अगर आज माता पिताजी जिंदा होते तो कितना अच्छा होता। मैं अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन का अत्याचार नहीं सह रही होती। मुझसे घर का कितना ज्यादा काम करवाया जाता है, जैसे मैं इंसान ही ना हूँ। मेरे हाथ में कितना दर्द हो रहा है, लेकिन मेरी सौतेली माँ और सौतेली बहन को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। वो मुझसे इतने दर्द में भी काम करा रही हैं। काश मैं भी अपने माता पिता के पास चली जाऊं तो अच्छा रहेगा।
सिमरन ऐसा सोचकर रो रही थी। तभी सिमरन को किसी चीज के जलने की बू आती है। जैसे ही सिमरन लहंगे की तरफ देखती है तो पूरा लहंगा पूरी तरह से जल चुका था। ये देखकर सिमरन घबरा जाती है, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता था इस लहंगे की उसे बहुत महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी। अरे नहीं, ये क्या अनर्थ हो गया। अगर इसके बारे में जूही दीदी और माँ को पता चल गया तो पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेंगी, कहीं मुझे जान से ही न मार दें। ऐसा कहकर सिमरन बहुत घबरा रही थी। तभी वहाँ पर जूही आ जाती है और अपने लहंगे को जला देखकर आग बबूला हो जाती है और वह सिमरन के एक जोर से थप्पड़ मारती है और चिल्लाकर अपनी माँ को बुलाती है। मम्मी, मम्मी, जल्दी से यहाँ आओ। देखो, इस नौकरानी ने मेरा कितना सुंदर लहंगा जला दिया। इस नौकरानी की पहले ही मेरे इस लहंगे पर नजर थी और इसने जानबूझकर मेरा लहंगा जला दिया। मम्मी जी, जल्दी से यहाँ आओ। जूही की आवाज सुनकर कामिनी भागकर आती है। तभी जूही कामिनी को सब बताती है किस तरह से सिमरन ने उसका कीमती लहंगा जला दिया। तभी कामिनी इस्त्री उठाकर सिमरन के हाथ पर लगा देती है। तभी सिमरन रोते हुए अपनी सौतेली माँ से कहती है, माँ, ये आपने क्या कर दिया? मुझे कितनी जलन हो रही है। आपने मेरा हाथ जला दिया। पहले ही मेरे हाथ में छाले निकल रहे थे और आपने इस्त्री लगा दी है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये लहंगा मैंने जानबूझकर नहीं जलाया। आप दोनों मेरे ऊपर इतना जुल्म और अत्याचार क्यों करती हो? मैं भी तो इस घर की बेटी ही हूँ, सौतेली हूँ, लेकिन हूँ तो आपकी बेटी ही। मैंने कभी तुझे अपनी बेटी नहीं समझा। तू नौकरानी है तो नौकरानी ही रहेगी। पहले ही मेरी बेटी का इतना सुंदर लहंगा जला दिया। अब तुझे एक हफ्ते तक अन्न का एक दाना नहीं मिलेगा। तब तुझे पता चलेगा कि नुकसान करने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है, मनहूस। ऐसा कहकर जूही और कामिनी वहाँ से चली जाती हैं और बेचारी सिमरन रोते हुए अपने जले हाथ पर ठंडा पानी डालती है, उस पर टूथपेस्ट लगाती है और उसके बाद अपनी माँ की तस्वीर को देखकर बहुत रोती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन गांव में राजमहल द्वारा अनाउंसमेंट होती है। सुनो सुनो गाँव वासियों, राजमहल की रानी अपने बेटे की शादी कराना चाहती हैं, इसलिए वह बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन कर रही हैं। इस गांव की सभी सुंदर लड़कियों को इस पार्टी में आमंत्रित किया जाता है। सभी लड़कियां सुंदर सुंदर लहंगे पहनकर इस पार्टी में आएंगी। रानी को जो भी सुंदर लड़की अपने बेटे के योग्य लगेगी वह उससे राजकुमार की शादी कराएंगी। यह अनाउंसमेंट सुनकर गांव की सभी लड़कियां खुश हो जाती हैं और गांव की सभी लड़कियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ जूही अपने लिए बहुत सुंदर लहंगा खरीद कर लेकर आती है और अपनी माँ को दिखाती है। मम्मी, आपको पता है पूरे गांव में सबसे ज्यादा सुंदर मैं ही हूँ। राजकुमार की शादी तो मुझसे ही होगी। देखिए मैं कितना सुंदर लहंगा लेकर आई हूँ। ये लहंगा पहनकर तो मैं और भी ज्यादा सुंदर लगूंगी। और हाँ मम्मी, इस सिमरन की बच्ची से इस लहंगे को दूर ही रखना, कहीं पहले की तरह इस लहंगे को भी न जला दे। हाँ मेरी बच्ची, इस सुंदर लहंगे को मैं उस मनहूस से दूर ही रखूंगी। और मेरी प्यारी बच्ची, इसमें कोई शक ही नहीं है, राजकुमार से शादी तो तुमसे ही होगी। मेरी शहजादी बिटिया बहुत जल्द एक राजकुमारी बनने वाली है। मेरी बेटी राज करेगी, राज। ऐसा कहकर दोनों माँ बेटी बहुत खुश होती हैं और जूही अपने लहंगे को अपने रूम में रखने चली जाती है। यह बातें सुनकर सिमरन को बहुत दुख होता है। गांव की सभी सुंदर लड़कियां लहंगे पहनकर राजमहल में जाएंगी और वह नहीं जा पाएगी। यह सोचकर सिमरन अपने माता पिता को याद कर कर बहुत रोती है। माँ, आप हमेशा कहती थी कि मेरी शादी एक राजकुमार से होगी, क्योंकि मैं किसी राजकुमारी से कम नहीं लगती। देखिए ना माँ, आपकी बेटी के साथ क्या हो रहा है। आपको तो स्वर्ग से सब दिखाई दे रहा होगा कि मेरी सौतेली माँ और सौतेली बहन मेरे ऊपर कितना जुल्म करती है। ऐसा कहकर सिमरन बहुत रोती है। तभी उसके स्टोर रूम में बहुत सुंदर एक परी आती है और वह परी सिमरन से कहती है, सिमरन, तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी माँ ने तुम्हारी पुकार सुन ली है। उन्होंने मुझे तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे पास भेजा है। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए ये सुंदर जादुई लहंगा दिया है। इसे पहनकर तुम राजमहल जाओगी। सच में परी, तुम्हें मेरी माँ ने मेरी मदद के लिए भेजा है। मेरी माँ कितनी अच्छी है। परी, आपको पता है पूरे संसार में माँ से अच्छा कोई नहीं होता। परी, तुम्हारा भी बहुत बहुत धन्यवाद।
आप मेरे लिए मेरी माँ का आशीर्वाद लेकर आई हैं इस जादुई लहंगे के रूप में। अब मैं इस जादुई लहंगे को पहनकर राजमहल में जाऊंगी। मैं बहुत खुश हूँ। सिमरन को जादुई लहंगा देकर परी गायब हो जाती है और जैसे ही सिमरन वह जादुई लहंगा पहनती है तो सिमरन बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाती है, बिल्कुल एक राजकुमारी की तरह। उसके जितने भी जख्म होते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। और अब वह दिन भी आ ही जाता है जिस दिन गांव की सभी लड़कियों को सुंदर सुंदर लहंगे पहनकर राजमहल की पार्टी में जाना था। गांव की सभी लड़कियां और जूही बहुत अच्छे से तैयार होकर राजमहल चली जाती हैं और कुछ समय बाद सिमरन भी अपना जादुई लहंगा पहनकर राजमहल चली जाती है। सिमरन बिल्कुल भी किसी के पहचानने में नहीं आ रही थी। तभी सिमरन को देखकर जूही अपनी माँ से कहती है, मम्मी ये सुंदर लड़की कौन है? आज से पहले तो मैंने कभी अपने गांव में इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी, तो फिर ये कौन है? अरे बेटा, ये कोई आम लड़की नहीं है, ये किसी राजघराने की लड़की दिखती है। जरूर रानी या राजकुमार से मिलने आई होगी। तुम चिंता मत करो, राजकुमार से तो शादी तुम्हारी ही होगी। वहीं दूसरी तरफ सिमरन बहुत खुश थी। वह राजमहल में बहुत एंजॉय करती है। कुछ समय बाद राजकुमार और रानी भी आ जाते हैं। राजकुमार की नजर जैसे ही सिमरन पर जाती है वह पहली ही नजर में सिमरन को पसंद करने लगे थे। राजकुमार राजमहल में उपस्थित सभी लड़कियों को छोड़कर सिमरन के पास जाते हैं और उसे डांस के लिए पूछते हैं। सिमरन राजकुमार के साथ डांस करने के लिए तैयार हो जाती है और दोनों डांस करते हैं। रानी समझ जाती है कि राजकुमार को सिमरन पसंद है, इसलिए कुछ समय बाद रानी एक अनाउंसमेंट करती है, हमने इस पार्टी का आयोजन जिस मकसद के लिए किया था वह हमारा पूरा हो चुका है। हमारे बेटे राजकुमार के लिए हमें लड़की मिल चुकी है। हम अपने बेटे राजकुमार की शादी सिमरन से कराना चाहते हैं। यह अनाउंसमेंट सुनकर सिमरन खुश हो जाती है कि उसकी शादी एक राजकुमार से होगी। उसकी माँ ने जो बचपन में कहा था वह बात पूरी हो गई। कामनी और जूही को भी पता चल जाता है कि सुंदर दिखने वाली लड़की कोई राजघराने की बेटी नहीं थी, ये तो सिमरन है जिसे उन्होंने नौकरानी बना के रखा था। दोनों माँ बेटी हाथ मलती रह जाती हैं। उन्होंने क्या क्या सोचा था उन्हें कुछ भी नहीं मिलता और उन्हीं के सामने बहुत धूमधाम से सिमरन की शादी राजकुमार से हो जाती है। आज सिमरन बहुत खुश थी कि वह अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के जुल्म और अत्याचार से बाहर निकल आई, सिर्फ जादुई लहंगे की मदद से।